नमस्कार दोस्तों, आज हम नेट और नीट के बहाने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर हो रहे हमलों की बात करेंगे। मुझे लगता है कि काफी समय बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि भारत की आम जनता भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याओं पर बात करने और सोचने को विवश हुई है। आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में पहले नीट की परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, उसके बाद नेट की परीक्षा और अंततः नेट की परीक्षा तो रद्द करनी पड़ी। जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, स्पष्ट कर दूं कि इसका किसी दल या विचारधारा के समर्थन और विरोध से कोई संबंध नहीं है। और हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के स्तर को बचाए रखने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हमेशा आवाज उठाई है। और जब जब शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों पर हमले हुए हैं तो उसका विरोध किया है। इसकी शुरुआत आप औपनिवेशिक भारत से कर सकते हैं। आजाद भारत में इसके असंख्य उदाहरण देख सकते हैं। जैसे देश आजाद हुआ तो ये सवाल था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था औपनिवेशिक ढंग की होगी या भारतीय ढंग की होगी। ये अच्छी खासी बहस चली। उसके बाद भारतीय शिक्षण संस्थानों के दरवाजे वंचित समूहों के लिए बंद थे, तो उन समूहों के लिए शिक्षा को कैसे सुलभ बनाया जाए, ये बहस चलती रही और इसके लिए प्रयास जारी रहे। जब शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण आया तो तमाम शिक्षाविदों, तमाम सामाजिक संगठनों ने उसका विरोध किया, पार्टी लाइन से बाहर जाकर विरोध किया, क्योंकि सभी मानते हैं कि शिक्षा बदलाव का माध्यम है और बदलाव के माध्यम को बेचा नहीं जा सकता, निजी हाथों में सौंपा नहीं जा सकता। इसलिए आज जो हम बात कर रहे हैं उसी प्रसंग में हमको समझनी चाहिए। जैसे पिछले एक दशक में हम देखते हैं कि पिछले एक दशक में देश की नामी शिक्षण संस्थाओं पर एक के बाद एक हमले हुए। जो मौजूदा प्रसंग है नेट और नीट का, वो भी उससे जुड़ता हुआ दिख रहा है कि कैसे हमारी सरकारें शिक्षा को लेकर सायास या अनायास असंवेदनशील हो चुकी हैं। इसमें केंद्र की सरकारें, राज्यों की सरकारें सभी शामिल हैं। पिछले एक दशक में देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों पर एक के बाद एक जिस तरह से हमले हुए, वे हमले इस बात के गवाह हैं कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, बल्कि शिक्षा का ध्वंस करना सरकार की प्राथमिकता में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय, एक के बाद एक इन विश्वविद्यालयों पर कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी किसी और नाम पर हमले हुए। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षण संस्थाओं पर कैसे हमले हुए। मसलन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिस पर हमेशा देश को गर्व रहा है, क्योंकि वो भारत के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में हमेशा आता रहा है, भारत में हमेशा शीर्ष पर रहा है। लेकिन 2016 में राष्ट्रवाद की एक ऐसी बहस पैदा की गई जिसमें विश्वविद्यालयों को, इस विश्वविद्यालय को टारगेट किया गया और जो देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है उसको गर्व के बजाय शर्म का विषय बना दिया गया। तमाम न्यूज एंकर, पार्टी विशेष के प्रवक्ता
सबने मिलकर यह साबित करना शुरू कर दिया कि सबसे खराब विश्वविद्यालय मानो। मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता रहा जब भी टीवी डिबेट में जाता कि पहले आप ये बताइए कि देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, और वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग नहीं, भारत सरकार की रैंकिंग में भी सर्वश्रेष्ठ है, उस पर आपको शर्म है या गर्व है? अगर गर्व है तो आप उसको उस तरह से समझिए, समझाइए। आप उसको शर्म का विषय क्यों बना रहे हैं? यही बीएचयू के साथ हुआ, हैदराबाद के साथ हुआ, अलीगढ़ के साथ हुआ, जामिया के साथ हुआ। और सिर्फ एक तरीका नहीं है, दूसरा आप तरीका देखिए कि एमफिल और पीएचडी की सीटें घटा दी गई। जो विश्वविद्यालय शोध के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना सिर्फ शोध के लिए हुई, अगर वहां शोध के लिए पर्याप्त सीटें नहीं होंगी तो एक तरफ उस विश्वविद्यालय की उपयोगिता सीमित होगी, उसकी सार्थकता सीमित होगी, दूसरी तरफ जो संभावित शोधार्थी हैं, जो अच्छा शोध कर सकते हैं, उनके लिए संभावनाएं कम होंगी। फिर तीसरे स्तर पर देखें आप, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा होती रही है और उस प्रवेश परीक्षा पर यहां के लोगों को गर्व है कि 40-50 साल के इतिहास में कभी उसका पेपर आउट नहीं हुआ, बल्कि उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर लोगों को इतना यकीन है कि लोग उदाहरण देकर अक्सर कहते हैं कि फला प्रोफेसर के बच्चे का भी एडमिशन नहीं हुआ। उस परीक्षा को बंद करके और पहले तो उसको जो डिस्क्रिप्टिव या विश्लेषणात्मक परीक्षा थी उसको ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पात्मक परीक्षा बनाया गया। बाद में उस बहुविकल्पात्मक परीक्षा को भी उसकी जिम्मेदारी एक दूसरी संस्था, जिस पर अभी सवाल उठ रहे हैं, एनटीए, उसको दे दी गई। यानी अगर मौजूदा सिस्टम में खामियां हैं तो उनको जरूर दूर करना चाहिए, लेकिन एक परीक्षा जो अच्छी तरह से इतने वर्षों से आयोजित की जा रही थी और जिसके माध्यम से अच्छे सिलेक्शन हो रहे थे, उस परीक्षा को बंद करके और एक ऐसी संस्था को जिम्मेदारी देना जिस संस्था का परीक्षा आयोजित करने का कोई अनुभव नहीं है, तो उसका परिणाम आपके सामने है। और फिर यह एक बहुत बड़ा बदलाव था कि एक विश्लेषणात्मक परीक्षा की जगह पर बहुविकल्पात्मक परीक्षा, एमसीक्यू जिसको कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली परीक्षा। आप सोचिए कि एमसीक्यू से आप मास्टर्स और पीएचडी के विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता और विश्लेषण की क्षमता का कैसे मूल्यांकन करेंगे? उनको हिंदी या अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है? वो अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि ज्यादातर विद्यार्थियों को ना अच्छी हिंदी आती, ना अच्छी अंग्रेजी आती, ना अच्छा विश्लेषण आता, क्योंकि सब टिक मार्क्स से आए हैं। और ये सिर्फ एमए और पीएचडी के एडमिशन की सिर्फ बात नहीं है। इस बार जो नेट परीक्षा रद्द हुई है, उस नेट परीक्षा के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन होने थे, उसकी बात है। अब वो एडमिशन कब होंगे? हम जानते हैं कि जब से कोविड आया है तब से तमाम विश्वविद्यालयों के अकादमिक सत्र डिस्टर्ब हो गए हैं। अब लग रहा था कि फिर से उसी मूल समय पर वापस लौट रहे हैं। जेएनयू का एकेडमिक सेशन जब से मैं जानता हूं तब से हमेशा यही निश्चित था कि मई के तीसरे हफ्ते में प्रवेश परीक्षा, जून के आखिरी हफ्ते में परीक्षा परिणाम और 20 से 22 जुलाई के बीच में नई कक्षाएं शुरू होना। सब डिस्टर्ब हो गया है। अब ये नेट की परीक्षा जिसके माध्यम से, जिसके अंकों के आधार पर पीएचडी में एडमिशन होने थे, वो कैसे होंगे? परीक्षा ही रद्द हो गई है। कब परीक्षा होगी, कब उसके अंक आएंगे, कब इंटरव्यू होंगे, कब सिलेक्शन होंगे और फिर कब कक्षाएं शुरू होंगी? वहीं दूसरी तरफ जो नेट की परीक्षा का इंपॉर्टेंस है कि नेट की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता है। जैसे कोई विद्यार्थी बीएड करके, बीएड में पूरा 1 साल या 2 साल ट्रेनिंग करके स्कूल में पढ़ाने की काबिलियत अर्जित करता है, वहीं दूसरी तरफ आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर तैयार करेंगे? उनकी परीक्षा का कोई पता नहीं, और परीक्षा है वो बहुविकल्पात्मक कर दी गई है। पहले परीक्षा का स्वरूप था, जब मैंने परीक्षा दी, बहुत सारे लोगों ने परीक्षा दी, कि आपको 3 पेपर है और तीसरे पेपर में आपको 38 पेज लिखने हैं। ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है, 10 प्रश्न
3-3 पेज के जवाब देने हैं आपको, और आखिरी प्रश्न आपको 8 पेज का। 3 घंटे में तीसरा पेपर जो 3 घंटे का है उसमें 38 पेज लिखने हैं। इससे आपकी भाषाई और विश्लेषण की क्षमता का भी पता चलेगा। अब सब एमसीक्यू हो गया, और एमसीक्यू के आधार पर आप जिसको 30-40 साल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर वो एसोसिएट भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, नियुक्त कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कब होगी? कम से कम उसकी भाषाई ट्रेनिंग कब होगी, उसकी विश्लेषण की क्षमता की ट्रेनिंग कब होगी? उसको बंद करके एक ऐसी परीक्षा बना दी गई, और उस परीक्षा का भी यह हाल है कि उसका पेपर भी आउट हो जा रहा है। पहले यूजीसी ये परीक्षा लेती थी और यूजीसी पर लोगों को भरोसा था, बाद में सीबीएसई ने लेना शुरू किया और अब एनटीए को दे दिया गया है। और एनटीए को सिर्फ यूजीसी नेट और नीट की परीक्षा नहीं, जेईई की परीक्षा है या और तमाम तरह की प्रवेश परीक्षाएं, सीयूईटी की परीक्षा है, सबकी जिम्मेदारी एनटीए को दे दी। एक नई नवेली संस्था, पहले देखना चाहिए था कि वो परीक्षाएं अच्छे से आयोजित कर सकती है या नहीं, उसके पास कितना अनुभव। पहले छोटी परीक्षाओं से शुरू करके, छोटी परीक्षाएं जब अच्छे से आयोजित कर दें, तब उसके बाद बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, जब उसके पास अनुभव हो। एक अनुभवहीन संस्था को इतनी सारी जिम्मेदारियां देना मेरे ख्याल से उचित नहीं था, और अभी भी समय है कि हम इसको बदलें। और क्योंकि ये किसी एक पार्टी या एक सरकार या एक संस्था का सवाल नहीं है, ये सवाल असंख्य विद्यार्थियों और उनके परिवारों से, उनके सपनों से जुड़ा हुआ सवाल है। आप सोचिए कि नीट की परीक्षा जिसमें 23 लाख विद्यार्थी बैठे, नेट की परीक्षा जिसमें 11 लाख विद्यार्थी बैठे, इस 34 लाख विद्यार्थियों, उनके साथ साथ में कम से कम 4-4, 5-5 लोग उनके परिवार के जुड़े हुए, उन सबके सपनों पर कैसा कुठाराघात है। इसलिए सरकार को मैं समझता हूं कि एक गंभीर और उच्च स्तरीय जांच करने की जरूरत है, जिससे कि दोषियों का पता चल सके, और साथ में इस मसले को बड़े संवेदनशील ढंग से हल करने की जरूरत है। जो इन 34 लाख विद्यार्थियों का समय गया है, उनका समय की और अर्थ की जो हानि हुई है, उसको हम कैसे कंपेंसेट करें। नेट की परीक्षा रद्द हो गई तो नेट की परीक्षा को कैसे कंपेंसेट करें। उनका जो समय चला गया है, उनका पीएचडी में एडमिशन देर से होगा, या मान लीजिए वो कहीं एलिजिबल हो सकते थे, कहीं फॉर्म भर सकते थे, वो अब नहीं भर सकेंगे। तो इसको बड़ी संवेदनशील ढंग से देखने की जरूरत है, और इसको एक व्यापक परिदृश्य में, शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलावों, शिक्षण संस्थाओं पर लगातार हो रहे हमलों, और शिक्षण संस्थाओं के बजट में आ रही कटौती के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। तभी मेरे ख्याल से हम सही परिप्रेक्ष्य में इस पूरे सवाल को और पूरे घटनाक्रम को समझ सकेंगे, और निश्चित तौर पर और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं इसमें जुड़ेंगी, बहुत सारी बातें हो सकती है जिनको हम जोड़ सकते हैं, और आप मेरे ख्याल से इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सही दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे, और हम समझ पाएंगे कि शिक्षण संस्थाएं और पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते थे कि शिक्षा के माध्यम से बदलाव संभव है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा बुनियादी शर्त है पूरे बदलाव की, और नए भारत का हम सपना देखते हैं तो उसमें शिक्षण संस्थाओं को हमको बचाना होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी को बचाना होगा, विद्यार्थियों का हमको ख्याल रखना होगा, उनके सपनों को हमको बचाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।